नमस्कार, मैं अशोक शुक्ला और आप देख रहे हैं अशोक शुक्ला सफर। आज हमारे सुल्तानपुर जनपद में जो है लोकसभा चुनाव जो है संपूर्ण जो है शांतिप्रिय ढंग से संपन्न हो गया है और यहाँ पर जो है बीजेपी की कद्दावर नेता जो है माननीय मेनका गांधी जी जो है सपा के गठबंधन प्रत्याशी रामभुआल निषाद जी से जो है लगभग 41,000 वोटों से शिकस्त खाई है। आज हमारे साथ हैं फौजदारी अधिवक्ता अरविंद सिंह राजा जो कि विश्व हिंदू परिषद के वित्त प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष भी हैं। इनसे जानेंगे इनकी शिकस्त में क्या क्या कमियां रही हैं, क्या इन जो पदाधिकारी हैं इनमें क्या क्या खामियां रह गई हैं जिससे उनको शिकस्त का खामियाजा भुगतना था। तो सर, जैसा मैंने बताया कद्दावर नेता जो हैं इनको शिकस्त का खामियाजा क्यों भुगतना पड़ा, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान लें कि ये जो हमारा इलेक्शन हुआ, जो मैंडेट आया है वो निश्चित रूप से एनडीए के पक्ष में आया है, क्योंकि एक तरफ जहां कांग्रेस को केवल भारत में 99 सीटें मिली, वहां बीजेपी को 240 सीटें मिली हैं और अगर पूरे इंडी अलायंस को मिला दिया जाए तो भी उनको 232 सीटें मिली हैं, जबकि उससे ज्यादा अकेले भाजपा को 240 सीटें मिली हैं। तो मैं पहली चीज तो ये कि अगर तीसरी बार इलेक्शन में कंसेक्यूटिव थर्ड टाइम कोई पार्टी इतनी बड़ी मेजॉरिटी से आ रही है तो देश में वो पूरे देश के वासियों ने नरेंद्र मोदी जी के प्रति अपना एक सम्मान, अपना विश्वास जताया है। अब आप आते हैं यूपी पे या सुल्तानपुर जनपद पे, जो आदरणीय मेनका जी के संबंध में आपने सवाल पूछा है। तो मेरा ये मानना है कि अकेले मेनका जी के साथ ऐसा नहीं हुआ है। यूपी में हमारे अगल बगल की, चाहे आप प्रतापगढ़ देख लें, चाहे अम्बेडकर नगर देख लें, इवन अयोध्या देख लें, तो अगर अयोध्या बीजेपी हारी है तो हम इसके लिए केवल मेनका जी को दोषी नहीं मान सकते। कारण क्या था इस चुनाव का कि एक तरफ जहां एनडीए अलायंस और भाजपा ने ये चुनाव सुशासन के मुद्दे पर, सबका साथ सबका विकास के मुद्दे पर लड़ा, वहीं इंडी अलायंस ने, विपक्ष ने इस चुनाव को दुष्प्रचार के रूप में लड़ा है और केवल जातिगत समीकरण के रूप में लड़ा है। मैं दुष्प्रचार जिम्मेदारी से शब्द इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चाहे राहुल जी हों, चाहे अखिलेश जी हों, उनके हर मीटिंग में एक ही बात जो है वो जनता के बीच में रखी गई है कि अगर भाजपा आती है तो संविधान खतरे में है, आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा। जबकि आप भी जानते हैं कि अगर ऐसी कोई बात होती तो 10 साल से भाजपा जो है वो सत्ता में है, तो सबसे ज्यादा अगर संविधान की धज्जियां किसी ने उड़ाई है तो वो कांग्रेस पार्टी है। चाहे वो इमरजेंसी लगी तो इंदिरा जी के समय में लगी, और अभी रिसेंट में बंगाल में ऑनरेबल हाई कोर्ट का जजमेंट आया तो ममता बनर्जी जी ने कहा कि हम हाई कोर्ट को नहीं मानते। इसके पहले इंदिरा जी ने कहा था सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को कि हम जजमेंट कोर्ट का नहीं मानते। तो संविधान की अगर किसी ने सबसे अधिक धज्जियां उड़ाई हैं तो वो विपक्ष ने उड़ाई हैं। और आर्टिकल 44 जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, हम बीजेपी ने कहा कि हम अपने संविधान का जो स्पिरिट है हम उसको लाने की बात कर रहे हैं। तो एक जो पूरे स्ट्रेटेजिक रूप में पूरे उत्तर प्रदेश में एक दुष्प्रचार किया गया विपक्षी दलों द्वारा कि अगर बीजेपी आती है तो वो संविधान खतरे में है और आरक्षण समाप्त किया जाएगा, तो इस बात को हम स्पष्टीकरण अपनी जनता को स्पष्ट नहीं कर पाए कि ये दुष्प्रचार है, इसमें सत्यता नहीं है और बल्कि भाजपा संविधान को बचाने के लिए लड़ रही है, और यही हार का प्रमुख कारण है। अब तो एक है कि गठबंधन में जो है एनडीए भी जो है अभी दो लोगों से अलायंस करके वो भी अपना सरकार बनाने का दावा पेश कर रहे हैं, तो क्या जो एजेंडा मोदी जी का था ये भी एज इट इज ही रहेगा कि या कुछ उसमें फेरबदल की शंका आपको लगती है? देखिए, आप स्पष्ट रूप से जान लें कि जब एक बार कांग्रेस की सरकार बनी थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो 206 सीटें कांग्रेस को कुल मिली थी भारत में और मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बनाए गए थे। उस समय तत्कालीन मंत्री थे ए राजा, और उनके भ्रष्टाचार पर जब सवालिया निशान उठे तो मनमोहन सिंह जी स्वयं कोई निर्णय नहीं लेते थे। उन्होंने उसको सोनिया जी से पूछा, सोनिया जी ने करुणानिधि जी से पूछा, करुणानिधि, ये सब होने में लगभग 1 महीने का समय लग गया, जिससे कि सरकार की बड़ी बदनामी हुई। लेकिन नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्तित्व जहां पर है, उन्हें किसी का चेहरा नहीं देखना है, तो भले ही ये अलायंस की सरकार होगी पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी कड़े निर्णय लेंगे और भ्रष्टाचार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। चलिए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने सुना विश्व हिंदू परिषद के
विधि प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष और डॉक्टर अरविंद सिंह राजा जी को आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।